हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय सी टेट की क्लास आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप 7-8 क्लास ये देख लेते हैं शिक्षण का, पेडोगॉजी का, तो आप सी टेट के प्रश्न को हल करेंगे तो बहुत आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आपकी भाषा में बताएंगे कि शिक्षण क्या है। बिल्कुल, लेकिन 7-8 क्लास करने के बाद ही आप पेपर को हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल होगा। लेकिन चौथे क्लास में एक चार्ट आपको देंगे, चौथे या 5वें क्लास में। अगर उस चार्ट को आप विधिवत देख लिए और पढ़ लिए तो उस चार्ट के द्वारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरे शिक्षण के प्रश्न को कर जाएंगे, पूरे शिक्षण के प्रश्न को कर जाएंगे। ठीक है, एक ही चार्ट के द्वारा। पिछले क्लास में मैं आपको कहानी सुनाया, वित्तों की कहानी। ठीक है, वित्तों के कहानी के आधार पर मैंने बताया कि शिक्षण को कैसे करना है। देखिए, 2 किताबें आती हैं, पिछले क्लास में बताया है। एक जैसे रिमझिम की पुस्तक में वित्तों की कहानी है तो वो कहानी आपको बताया। एक शिक्षक के लिए किताब आती है कि इस कहानी में शिक्षण का प्रयोग आप कैसे करेंगे। अगर उस हिसाब से आप देख लेते हैं तो शिक्षण आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आज आपको प्रश्न हल करवाएंगे और विशेष रूप से बताएंगे कि कहां कहां पे वहां पे शिक्षण की बात कही गई है शिक्षक के लिए। जैसे चिंतन बिंदु शिक्षक के लिए दिया गया है कि कहां कहां आपको चिंतन करना है। कक्षा की शुरुआत आपको कैसे करनी है, ये बात कही गई है। फिर आगे वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे, आपके सामने शिक्षण निकलता हुआ चला जाएगा और आपको आश्चर्य होगा कि एक कहानी में शिक्षण का कितना पार्ट छुपा हुआ है। आप मनोविज्ञान के प्रश्न करें, आप पर्यावरण के प्रश्न करें, आप हिंदी के प्रश्न करें, बेहद आसानी से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहली ही बात कही जा रही है कि कक्षा की शुरुआत अनौपचारिक बातचीत से करें। ये देखिए, अनौपचारिक बातचीत से करें। ठीक है, अब आपके भीतर प्रश्न उठेगा कि सर पहले ये बताएं कि अनौपचारिक बातचीत क्या है। जो नियमबद्ध व्यवस्था होती है वो औपचारिक होती है, और जो बिना नियमबद्ध व्यवस्था होती है उससे हम अनौपचारिक कहते हैं। एक प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, इसी से आप समझ जाएंगे। पूछा गया है कि शिक्षक जब क्लास में जाता है तो उसका पहला कर्तव्य क्या है। आप हल किए होंगे तो आपको यह प्रश्न मिला होगा। ठीक है, पहला कर्तव्य शिक्षक का क्या है। पाठ योजना तैयार करके जाए, ऑप्शन ये दिया गया है। ठीक है, एक ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित हो। यही उत्तर सही है। अब वह बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से कब परिचित होगा, जब बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करेगा। अगर पाठ्य योजना के हिसाब से चलेगा तो वो औपचारिक हो जाएगा, वो नियमबद्ध व्यवस्था है। लेकिन अगर बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होना है तो उसे अनौपचारिक बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वह सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होगा तब वह बच्चे का आकलन अच्छे से कर पाएगा और वो शिक्षक ये समझ पाएगा कि किस बच्चे को किस प्रकार की विशेष आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक यह है कि बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित हो। ठीक है, अब आपकी भाषा में बता दें कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, या अनौपचारिक बातचीत क्या होती है और औपचारिक बातचीत क्या होती है। औपचारिक क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी ससुराल में गया। ठीक है, और जो उसकी पत्नी है अपनी सहेलियों में कह चुकी है कि आपके जो जीजा हैं वो बड़े योग्य हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं। ठीक है, ये बात वो कह चुकी है। जब ही जीजा ससुराल पहुंचे तभी सारी सहेलियां और जो भी उनकी साली लगती हैं सब लोग आ गई जीजा को देखने के लिए कि जीजा बड़े योग्य हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। ठीक है, शाम का समय हुआ, जीजा जी बैठे खाने के लिए। ठीक है, पत्नी उनकी पूड़ी बनाने लगी। थाल एक सखी उनकी लेकर गई, जीजा जी के सामने रखी। अब जीजा जी देखे कि पूड़ी बहुत छोटी छोटी है तो उन्होंने एक पूड़ी उठाया और उसका एक कवर बना दिया। एक पूड़ी को एक बार में खाने लगे। अब पत्नी को थोड़ा अटपटा लगा कि मैं तो अपनी सहेलियों से कह चुकी हूं कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, ये तो हमारी नाक कटवा देंगे हमारे घर पे। ठीक है, अब वो सोचती है कि किसी प्रकार से इनको इशारा करें कि कम से कम एक पूड़ी को 2 टुकड़े में तो तोड़ के खाएं। ठीक है, अब वो इशारा करती है ऐसे 2। अब पति देव को यह समझ में आता है कि पत्नी ये समझ रही है कि बड़ा दूर से थके मादे आए हैं, क्यों एक एक पूड़ी खा रहे हैं, छोटी छोटी है, क्यों नहीं 2-2 खा रहे हैं। अब एक पूड़ी रखते थे, उसके ऊपर सब्जी रखते थे, उसके ऊपर दूसरी पूड़ी रखते थे और उठा करके खा जाते थे। अब पत्नी को और बुरा लगा कि अरे ये तो इससे अच्छे पहले ही थे, इससे अच्छे तो पहले ही थे। अब वो माथा पकड़ी, कही कि इनको पता नहीं क्या हो गया है, इससे अच्छे तो पहले ही थे। अब पति ये देखे कि पत्नी माथा पे हाथ रख रही है, उनको समझ में आया कि ये कोई पूड़ी स्पेशल है, ऐसे नहीं खाना था, इसको तो पूजा करके खाना था। अब एक पूड़ी लेते थे, उसके ऊपर सब्जी रखते थे, फिर दूसरी पूड़ी रखते थे, उसके ऊपर सब्जी रखते थे और सर पे लगा करके तब खाते थे।
अब पत्नी को लगा कि इससे अच्छा तो पहले ही थे, मैंने क्या कहा और क्या हो गया। अब यहां पर पत्नी को क्यों बुरा लग रहा है, आप बताएं हमको क्यों बुरा लग रहा है। पत्नी ने औपचारिकता के प्रति एक धारणा बना ली है कि ससुराल में जो व्यक्ति आता है वो सज्जनता से रहता है, ऐसा ऐसा व्यवहार करता है। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति अपनी मां के सामने खाता, छोटी पूरी रहती, एक बार में एक ही बार खाता, तो मां हो सकता है कुछ भी ना बोलती, क्योंकि मां उसके सामने क्या है, बिल्कुल अनौपचारिक है, बच्चा है, खा रहा है। लेकिन पत्नी ने यह धारणा विकसित कर ली है, तो यह तो व्यवहार की बात हो गई। अब शिक्षा में क्या होती है, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या होती है। सामान्य रूप से एक ही लाइन है, आगे जब आपको प्रश्न हल करवाएंगे तो बार बार उसको समझाएंगे, लेकिन एक ही लाइन में देख लें, क्योंकि आगे हमको बताना है। स्कूल एक व्यवस्था है, तो यह शिक्षा कैसी हम कहेंगे, इसे हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। अध्यापक जो स्कूल में टीचर है वो कैसी शिक्षा दे रहा है, औपचारिक शिक्षा दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो शाम को घर जाता है और कुछ बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए चले जाते हैं और वही टीचर पढ़ा रहा है, तो इस शिक्षा को कौन सी कहेंगे, इसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे कि औपचारिक का मतलब क्या है, अनौपचारिक का मतलब क्या है। औपचारिक का एक ही लाइन में मतलब समझ लीजिएगा कि जो नियमबद्ध व्यवस्था है उसे हम औपचारिक कहेंगे, और जो नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है उसे हम अनौपचारिक कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि क्लास की शुरुआत औपचारिक बातचीत से करें, और इस औपचारिक बातचीत को आज की बातचीत कही गई है। अब ये क्लास की शुरुआत है। जाते ही मैडम ने कहा कि रेशमा तुम कैसी हो, कल तुम कहां थी, फिर पूछा तुम्हारा बुखार ठीक है कि नहीं ठीक है। अब बच्चों से ऐसे बातचीत वो कर रही हैं। तब तक एक बच्चे ने कहा कि मेरी मैडम किताब भीग गई थी, एक बच्चे ने कहा कि मेरी किताब को चूहे ने कुतर दिया। ये सारी बातों को वो बहुत ध्यान से सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुन रही हैं। क्यों ध्यान से सुन रही हैं, इससे बच्चे क्लास में सहज हो जाएंगे। अनौपचारिक बातचीत से बच्चे क्लास में क्या हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बातचीत करने के लिए शिक्षक से कही गई है। ठीक है, अगर जब भी प्रश्न आए कि क्लास की शुरुआत कैसे बातचीत से की जाती है, तो उत्तर आप क्या लगाएंगे, अनौपचारिक बातचीत से। ठीक है, इसी में एक अगली लाइन है कि झुनिया कह रही है कि मारो घर में सांप निकलो, मां को डर ना लगो। ठीक है, अब वहां पे फिर शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि झुनिया ने यह बात अपनी मातृभाषा में कही है, और शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि झुनिया की मातृभाषा को क्लास में महत्व दे। ठीक है, तो यहां कितनी चीजें हैं आप ये देख लें। पहली बात है कि भाषा को संदर्भ में बताना है। ठीक है, एक शिक्षण, भाषा की विभिन्न रंगतों से बच्चों को परिचित कराना है, भाषा सामाजिक सरोकार से बच्चों को परिचित कराना है। क्लास की शुरुआत अनौपचारिक बातचीत से करना है, बच्चों की मातृभाषा को क्लास में महत्व देना है। ठीक है, इतनी बात इस पेज में हो गई। तो आप अगर शिक्षण हल किए होंगे तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि भाषा की विभिन्न रंगतें, बार बार उत्तर आता है, और यही क्यों सही होता है, क्योंकि शिक्षक को बताया जा रहा है कि बच्चों को भाषा की विभिन्न रंगतों से आप परिचित कराइए, संदर्भ में उनको शब्द का ज्ञान करवाइए, व्याकरण को संदर्भ में ज्ञान करवाइए, अनौपचारिक बातचीत से क्लास की शुरुआत करिए, और उनकी मातृभाषा को क्लास में महत्व दीजिए। ये चार बातें यहां पे हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि अगले चैप्टर में, इसी में अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने के दौरान आकलन। कितनी बार आपसे पूछा गया है कि आकलन कब कब होता है, तो सीखने के दौरान भी आकलन होता है। कितनी बार ये उत्तर सही हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे कहानी कहना। अब यहां देखें, तुम्हें बित्तों की बात कौन सी ज्यादा पसंद आई और क्यों, जरा इन बातों पर गौर से आप विचार करिएगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा, अगर इस कहानी में शेर की जगह हाथी होता तो बित्तों कैसे निपटती, अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते, क्या कभी तुमने तरकीब लगाकर समस्या को निपटाया है। अगला है, अगर बित्तों की यह कहानी तुम्हें अपने दादी को सुनानी है तो अपनी भाषा में कैसे सुनाओगे। ठीक है, कितनी बेहतरीन चीज दी गई है। कह रहा है शिक्षक के लिए कि शिक्षक इस प्रकार से बच्चों से चर्चा करेंगे। अब आप बताइए कि मनोविज्ञान में थोड़ा जाइए, और मनोविज्ञान में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं जो समझ वाले, वो सभी प्रश्न अपसारी होते हैं। अपसारी होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए जितनी बातें कही गई हैं सब अपसारी है कि नहीं। उस चार्ट में देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब हम जिस दिन चार्ट आपको पढ़ाएंगे
उस दिन अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, चिंतन क्या होता है, तर्कणा क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, वो सारी बात आपको समझाएंगे अलग अलग। लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक कहानी, मात्र एक कहानी, और एक कहानी के भीतर जो शिक्षक के लिए शिक्षण दिया गया है वो कितना प्रभावशाली है, आपके लिए कितना काम कर सकता है। ठीक है, देखिए ये बातचीत करनी है। पहली क्या है, अब इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि इसी आधार पे आपको प्रश्न करवाएंगे। अगर ये बात सुने रहेंगे तो प्रश्न आसानी से करेंगे। तुम्हें बित्तो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? ठीक है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर तो डर कर भाग गया, लेकिन भेड़िए का क्या हुआ होगा? अगर कहानी में शेर की जगह हाथी होता तो बित्तो कैसे निपटती? अगर तुम बित्तो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? क्या कभी तुमने ऐसी तरकीब लगाकर किसी समस्या का निजात पाया है? इस कहानी को तुम अपनी दादी को अपनी भाषा में कैसे सुनाओगे? ठीक है, इतनी बातें कही गई। आप बताएं, इसमें एक भी प्रश्न सूचना परक है? अगर पूछा जाता कि किसान के खेत में क्या आया बच्चे से, तो बच्चा कहता शेर आया। किसान की पत्नी क्या है, तो बच्चा कहता बित्तो है। लेकिन यहां कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। बच्चे से पूछा जा रहा है कि बित्तो की जगह तुम होते तो क्या करते? बच्चे से पूछा गया कि शेर की जगह हाथी होता तो क्या होता? बच्चे की व्यक्तिगत राय पूछी जा रही है, बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाई जा रही है, बच्चे की चिंतन क्षमता को बढ़ाई जा रही है, बच्चे की तर्क क्षमता को, बच्चे के भीतर विश्लेषण को बढ़ाया जा रहा है। यही बात आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शिक्षक को क्या कहा जा रहा है? अगला कहा जा रहा है कि उसके द्वारा कही गई बात को महत्व देना। अब बच्चे जो करें उसको आप महत्व दीजिए, वे अपनी बात को अपनी भाषा में कह सकें, इस बात को महत्व दीजिए। शिक्षिका को उनका बोलना अच्छा लगता है, ये बात वो जाहिर करें कि जो कह रहे हैं शिक्षिका सुन रही है, उनको अच्छा लग रहा है। वे अपनी बात को अपने तरीके से कहने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको लोकतांत्रिक माहौल दीजिए। कक्षा के बाकी बच्चे भी उनकी बात को गौर से सुनते हैं। मतलब ये सारी चीजें शिक्षिका के लिए है कि अब बच्चे जब उत्तर दे रहे हैं तो उनका व्यवहार क्या होना चाहिए। फिर देखिए, चिंतन बिंदु दे दिया। अनौपचारिक बातचीत और कहानी सुनने किन किन उद्देश्यों को मदद करते हैं, इन पर चिंतन करिए। ठीक है, अगला जो है पूरा हम बता दे रहे हैं आपको यहां, इसके बाद हम प्रश्न हल करवा रहे हैं। अगला जो पॉइंट इसमें है वो ये है कि कहानी का अंत बदलना। शिक्षिका बच्चों से ये कहें कि इस कहानी के पात्रों का कुछ हेर फेर करके कहानी का अंत बदलो। ठीक है, अगली पॉइंट शिक्षिका को यह ध्यान दिलाना है कि जो जेंडर, जो लड़की लड़के में भेद है, उसके प्रति कहानी के द्वारा कैसे वो कर सकती हैं, क्योंकि बित्तो एक महिला है और साहसी काम कर रही है, तो वहां बताना है कि लड़की लड़के में कोई भेद नहीं होता है। जेंडर के प्रति, ठीक है, आकलन के प्रति, ये सारी चीजें शिक्षण के प्रति हैं, जो अगले चार्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतनी बात कहने के बाद आपको हम प्रश्न करवाते हैं और आपको समझ में आएगा कि जो व्यवहारिक शिक्षण है यदि हम पढ़ लें तो कितने आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। एक एक प्रश्न को करते हुए हम लोग चलते हैं। अब यही पहले प्रश्न से हम लोग लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आप करिएगा, आपको थोड़ा समय देंगे। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? लेखन क्षमता का आकलन करना है, कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? 2020 का प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित करिए, ऑप्शन 1। बहादुर बित्तो कहानी का शीर्षक दीजिए, ऑप्शन 2। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, ऑप्शन 3। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, ऑप्शन 4। अब आप बताइए तो कौन सा उत्तर लगाना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में बच्चे के सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, उसकी अभिव्यक्ति सबसे अधिक किसमें बढ़ रही है? आप बताएं। चौथे ऑप्शन में बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल करके लिखिए। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित करिए। यहां लड़का बहुत नहीं सोचेगा, सीधे ये तो सूचनापरक प्रश्न हो गया। बहादुर बित्तो कहानी का शीर्षक लिखिए, यहां भी बच्चा बहुत नहीं सोचेगा। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, उस कहानी को ही लिखना है, कोई विशेष सोचना नहीं है। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अब यहां पर इन तीनों की अपेक्षा लड़के के चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और देखिए वहां शिक्षक के लिए भी दिया गया था, पीछे आपको बता कर आ रहे हैं, कहानी का अंत बच्चों से बदलवाइए। ठीक है, ये 2021 जनवरी का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। ये मनोविज्ञान 2024 का पेपर है।
मनोविज्ञान 2024 का पेपर है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन हम बता रहे हैं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। अब 4 ऑप्शन है, आप उत्तर बताएं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए ऑप्शन बी, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछे जाते हैं। अभी तक कहानी में जितना प्रश्न पूछा गया शिक्षिका के द्वारा कि अगर तुम बित्तों की जगह होते तो तुम क्या करते, ये छात्र की व्यक्तिगत राय है कि नहीं? अगर शेर की जगह हाथी होता तो क्या होता, यहां छात्र की व्यक्तिगत राय है कि नहीं? तो वो प्रश्न सबसे अच्छे होंगे आकलन करने के लिए जिसमें छात्र की व्यक्तिगत राय पूछी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? अब इसका उत्तर आप दीजिएगा। आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। अभी शिक्षक का निर्देश आपसे बताए ना कि बित्तों की कहानी को अपनी भाषा में अपनी दादी को कैसे सुनाओगे, ये उसमें था। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कितना सहज है सीटेट का पेडोलॉजी करना। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। 6 पॉइंट शिक्षिका के लिए दिया गया है कि 6 प्रकार के प्रश्न बच्चों से आपको रखने हैं और देखिएगा वो 6 प्रकार के प्रश्न ही बार बार घूम करके आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कक्षा 5 के बच्चे का भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? देखिए, जिस ऑप्शन में बच्चे की राय नहीं होगी, उसके कल्पना करने की क्षमता नहीं होगी, चिंतन करने की क्षमता नहीं होगी, वही ऑप्शन सबसे कमजोर होगा। बस सीधा सीधा उत्तर हो गया। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। यहां कल्पना करने की क्षमता बढ़ गई बच्चे की। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किस किस बातों में परेशानी होगी? ठीक है, अब यहां पे सोचेगा बच्चा कि इला यदि हमारे स्कूल में आएगी तो उसे किन किन बातों में परेशानी होगी। यहां भी सोचने का अवसर मिल गया। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस किस बात से घबराता है। यह भी बच्चे को सोचने के लिए समय मिल गया। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? अब यहां तो चिमटा बच्चे को पता है तो बच्चा चिमटा लिख देगा, यहां तो सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिला। तो कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन डी को सबसे कमजोर मानेंगे क्योंकि इसमें बच्चे के सोचने के लिए जगह नहीं है। बात बिल्कुल सहज सी है, बिल्कुल सहज सी है, लेकिन हम सिद्धांत के रूप में पढ़ने लगते हैं, इसलिए हमसे गलती होती है। हम व्यवहार में उसको नहीं देखते हैं कि कहां कहां बच्चे को सोचने का ज्यादा मिला है, कहां पर सोचने के लिए कम मिला है। इसीलिए एक कहानी बताई जाती है, फिर शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि आप कहानी पर आधारित कैसे कैसे प्रश्नों को करेंगे और हर जगह सीटेट वैसे ही प्रश्न पूछता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक प्रश्न, हम बता रहे हैं आपसे कि अगर मैं 400 प्रश्नों को हल करवा दूं, ठीक है, एक कहानी के ऊपर टोटल मिला करके जितने आप सारी प्रश्न है उसी कहानी से मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन आप क्रम से बढ़िए तो अच्छा है। एक एक क्लास को थोड़ा थोड़ा लेते चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों का हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बैल हैं? यहां बच्चा नहीं सोचेगा, बता देगा 2 बैल हैं। क्यों? झूरी के बैलों के नाम बताइए। हीरा मोती पता है तो बोल देगा, ठीक है। गया कैसा व्यक्ति है, वो पढ़ा है, बता देगा। हीरा समझदार था कि मोती क्यों? अब आप बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से आकलन करने का कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन डी, हीरा समझदार था कि मोती क्यों। क्योंकि यहां पर बच्चा ज्यादा सोचेगा इनकी अपेक्षा।
यहां तो केवल सूचना है कि झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों का नाम बताओ। लेकिन अच्छा ये बताएं आप हमसे, एक बार जरा कल्पना करके बताएं कि क्या ये प्रश्न गलत पूछे गए हैं? ये भी तो प्रश्न सही है कि झूरी के कितने बैल हैं, लेकिन यहां पर बच्चे के सोचने की क्षमता नहीं बढ़ रही है, कल्पना करने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं बढ़ रही है। कहां पर बढ़ रही है? ऑप्शन डी में बढ़ रही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, छठवें प्रश्न पे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। ठीक है, कौन सा उत्तर हो गया? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, बार बार आपको बताए हैं कि अपने शब्दों में सुनाना या अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। इससे क्या होगा बच्चा कि जब अपने शब्दों पर विचार करेगा, लिखेगा, तो उसके सोचने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? जितनी बात मैं कहा हूं उतनी बात पे ध्यान देकर सारे उत्तर को करते चलिएगा। कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन डी। अगर मान लीजिए कि डी नहीं है और मैं कहूं कि अगर दूसरा इन तीनों में से चुनना हो, तब कौन सा चुनेंगे? तब आप बी चुन सकते हैं कि कहानी सुनकर चित्र बनाना। यहां बच्चे के भीतर थोड़ी सी प्रतिभा का जन्म होगा, लेकिन कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, मतलब ये समग्र उत्तर हो गया। उसे कंप्लीट कहानी का मतलब पता है, तब अपनी भाषा में उसे सुना सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन डी होगा। आते हैं आठवें प्रश्न पे। पहली कक्षा के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? ये सब पूछे गए प्रश्न है सीटेट के, वही आपके सामने रखे हैं। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि सुनी हुई कविता को शब्दशः दोहराएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अब यहां पे हम बच्चे की मातृभाषा को महत्व दे रहे हैं। कहानी में कहा गया है ना कि बच्चे जो कर रहे हैं उसको स्वीकार करें, उनकी मातृभाषा को महत्व दें। तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा कि बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ठीक है, यहां पर बच्चे की मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम। 9वें ऑप्शन में बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। अब तो पकड़ लिया आप ना, अभी मैं लेक्चर दिया हूं अनौपचारिक बातचीत पे। तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, इसको क्या कहा जाता है? आज की बातचीत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ठीक है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? इन 4 प्रश्नों में सबसे अधिक कल्पना शक्ति, चिंतन क्षमता कहां बढ़ रही है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे ऐसा ही प्रश्न उसमें बनाया गया है, ऐसा ही बताया गया है शिक्षक से कि बच्चों से ऐसा ही प्रश्न आप करिए। ठीक है, सेकंड नहीं लगेगा उत्तर लगाते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर 11 प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ग्राह्य नहीं है। मतलब मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सा प्रश्न इसमें ठीक नहीं है, यही हमको विचार करना है। ऑप्शन ए, वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोलना। ठीक है, इससे तो मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी बच्चे की। कहानी को सुनकर शब्दतः दोहराना, ये सबसे गलत उत्तर मिल गया, क्योंकि एनसीएफ 2005 कह रहा है कि रटने रटाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है।
ठीक है, तो ऐसे ही ये गलत मिल गया, लेकिन सारे ऑप्शन को देख लें कि अन्य ऑप्शन कैसे सही है। वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोलना, तो जब बच्चा बेझिझक होकर बोलेगा तो उसके बोलने की क्षमता बढ़ेगी। मौखिक अभिव्यक्ति कह रहा है, वो बढ़ेगी। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति यहां भी बढ़ेगी। बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना यहां भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलिए 12 पे चलते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दें तो तुम क्या करोगी? अभी पीछे मैंने बताया कि इसी प्रकार के प्रश्न मैक्सिमम आते हैं कि अगर शेर की जगह हाथी होता तो क्या होता, अगर बित्तों की जगह तुम होती तो क्या करती। सारा प्रश्न ऐसे ही पूछा गया, ठीक है। तो यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दे तो तुम क्या करोगी, और ऊपर वहां लिखा गया है कि बच्चे की चिंतन क्षमता और कल्पना क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द को सोचकर लिखो। यह अभ्यास, अब कह रहा है कि एक शब्द आया है पहाड़ी शब्द, अगर किसी शब्द का अर्थ बच्चे को परिचित कराना है या व्याकरण सिखाना है बच्चे को, तो हमेशा उत्तर संदर्भ लगाइएगा, क्योंकि कभी भी बच्चे को रटना रटाना नहीं है, बल्कि संदर्भ के माध्यम से अर्थ बताना है और संदर्भ के माध्यम से व्याकरण बताना है, ठीक है। क्लियर है? अगला चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताएं क्या करेंगे। कहानी में कहा गया है ना कि बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करें, तो मातृभाषा वाले शब्दों को लाल घेरा कर देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 15वें पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर कुशलता विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी का अंत बदल देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलाना, कहानी पर आधारित प्रश्न करना। कह रहा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी का अंत बदल देना। यह सबसे अच्छा हो जाएगा, पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, यह सबसे कमजोर होगा, जान लीजिएगा। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, यहां भी चिंतन क्षमता बढ़ेगी। कहानी पर आधारित प्रश्न करना, लेकिन प्रश्न हमेशा वैसे करना है जिसमें तर्क हो, विश्लेषण हो और चिंतन हो, ठीक है। तो सबसे कमजोर इसमें हो जाएगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ठीक है। और इन तीनों में बच्चे की सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, ठीक है। ऐसे ही हम आगे आपको प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे आपको पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे प्रश्न करवाते चलेंगे। इतना प्रश्न करवाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप समझें कि शिक्षक को शिक्षण कैसे समझना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।